हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको आगे से पढ़ाने जा रहे हैं। आपको उस दिन मैंने यहाँ तक पढ़ाया था कि जिसमें बताया गया था कि जब थर्ड स्टेट्स की बैठक बुलाई जाती थी तो उसमें क्या होता था, राजा की मंजूरी लेनी पड़ती थी। राजा के बिना वो बैठक नहीं बैठती थी और इसमें तीनों स्टेट्स अपने प्रतिनिधित्व को भेजते थे। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। अब आज हम इससे आगे पढ़ाने जा रहे हैं। जो फ्रांस के सम्राट थे, कौन? लुइस 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के न्यू टैक्सेस के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। 5 मई 1789 को लुइस 16 जो था वो थर्ड स्टेट्स के नए करों की बैठक के लिए, मतलब थर्ड स्टेट्स नहीं, नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक को बुलाए थे। प्रतिनिधियों की मेज़बानी के लिए वर्साय के लिए जो प्रतिनिधित्व थे उनकी होस्ट के लिए क्या किया गया था? जो महल था उसे सजाया गया था। हाँ, पहले और दूसरे स्टेट्स ने इन बैठक में 300 प्रतिनिधित्व भेजे हैं। 300 प्रतिनिधित्व भेजे जो आमने सामने की कतार में बैठाए गए हैं, मतलब एक दूसरे के आमने सामने बैठाए गए 300 प्रतिनिधित्व को भेजे गए थे। फिर उसके बाद क्या था? तीसरे स्टेट्स के 300 मेंबर प्रतिनिधित्व उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट्स के 600 प्रतिनिधित्व उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे स्टेट्स का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग था। तीसरे स्टेट्स का जो प्रतिनिधित्व था इसके अपेक्षाकृत क्या था? समृद्ध और शिक्षित वर्ग के थे। किसान, कारीगर, औरतें जो थी, औरतों का सभा में प्रवेश वर्जित था। किसान, कारीगर और औरतों का जो ये असेंबली में होती थी इसमें एंट्री क्या था? डिनाइड था, मतलब रोक थी कि ये एंट्री नहीं कर सकते हैं। लगभग 40,000 फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई। उनकी शिकायत और मांगों की सूची बनाई गई जिसे प्रतिनिधित्व अपने साथ लेकर आए थे। इतना समझ में है कि जो बैठक बैठाई जाती थी, लुइस 16 ने जनरल असेंबली की बैठक बुलाई 5 मई, मतलब 5 मई 1789 को। इसके लिए वो जो भवन था वो बैठक बैठाने के लिए उसे खूब सजाया गया था। और इसमें फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स के जो प्रतिनिधित्व थे 300 लोग प्रतिनिधित्व भेजे गए थे जिन्हें आमने सामने की कतार में बैठाया गया था। और जो थर्ड स्टेट्स के प्रतिनिधित्व थे 600, वो उनके पीछे खड़े थे। इसमें किसान और औरत और कारीगरों की एंट्री अलाउ नहीं थी। और फिर लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से इनकी शिकायतों और मांगों की सूची बनाई जाती थी जिसे प्रतिनिधित्व अपने साथ लेकर आते थे। स्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुइस 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए तैयार थे। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधित्व ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। पूरी सभा द्वारा क्या कराना चाहिए? मतदान, वोट कराया जाना चाहिए जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था।
जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो जब सम्राट ने इस स्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। देखिए, बताया गया है कि स्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को मत देने का अधिकार था, लेकिन इस बार भी लुईस 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए तैयार थे। परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधित्व ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। अब प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार भी होना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होना चाहिए। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट्स के जितने मेंबर थे वो सभा से में विरोध जताते हुए बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। खुद को संपूर्ण फ्रांस राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधित्व वर्साय के इंडोर के टेनिस कोर्ट में जमा हुए। 20 जून को ये जो प्रतिनिधित्व है वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। अब उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा। जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबे सीए ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की ज़रूरतों से सहमत था। लेकिन वे सामंती विचारधाराओं वाले समाज को खत्म करने के लिए सामंती विचारधारा वाले समाज को खत्म करने की ज़रूरतों से सहमत था। उन्होंने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुड़ी भीड़ के समझ जोरदार भाषण भी दिए आबे सीए मूलतः पादरी था और उसने तीसरे स्टेट्स क्या है और शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पॉम्फलेट लिखी। आबे सीए कौन थे? एक पादरी थे और उन्होंने तीसरा स्टेट्स क्या है उसके लिए क्या लिखा? एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पॉम्फलेट लिखी। देखिए, इसमें बताया गया है कि वो जो थर्ड स्टेट्स के मेंबर थे वो अपने आप को एक प्रवक्ता मानते थे फ्रांस का। 20 जून को उन्होंने इंडोर टेनिस कोर्ट था वर्साली का, वहाँ पे अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने ये चीज़ रखी कि जब तक अब वो राजा की शक्ति को कम नहीं कर देंगे तब तक ये असेंबली को वो तोड़ेंगे नहीं। और उनका ये समर्थन देने के लिए मिराबियो और आबे सीए सामने आए। मिराबियो एक नोबेल फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन वो समाज में इस विचारों को ख़त्म करने के ज़रूरतों से सहमत थे। और जो आबे थे वो मूलतः पादरी थे। वो थर्ड स्टेट्स क्या है उस पर एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पॉम्फलेट लिखे थे। जिस समय नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, मतलब नेशनल असेंबली जब वो बन रहा था तो उसमें क्या हो रहा था? पूरे फ्रांस में आंदोलन हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी। कड़ाके की ठंड के कारण फसल खत्म हो गई थी और पावरोटी की कीमत आसमान छू रहे थे और ब्रेड्स की कीमत क्या हो रहे थे? आसमान छू रहे थे। बेकरी मालिक स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए क्या कर रहे थे? जमाखोरी में जुट गए रहे थे। हॉरर सप्लाईज,
जमाखोरी में जुट गए थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर ढाबा बोल दिया। गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर ढाबा बोल दिया, मतलब दुकान पे टूट पड़े वो लोग। और दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में घुसने का भी आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने, गुस्साई हुई जो भीड़ थी, उन्होंने क्या किया, 14 जुलाई को बास्तिल पर ढाबा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया, मतलब उस पर ढाबा बोल के उसे एकदम से हरा दिया। जो देहाती एरिया था वहाँ पे गांव-गांव में यह अफवाह फैल गई। देहाती एरियाओं में गांव-गांव में यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिक ने भाड़े पर लुटेरों और लुटेरों के गिरोह को बुला लिया है, कि जागीरों के जो मालिक हैं वो किराए पे लुटेरों और लुटेरों के गिरोह को बुला लिया है, जो पकी फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय के आक्रांत होकर कई जिलों में भय के कारण, मतलब डर के कारण, जो किसान हैं वो आक्रांत होकर कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। और उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधित दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए और बहुत से ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली। इतना रिपीट करना है पहले, फिर इसके आगे पढ़ाते हैं। देखो, जब उस समय जब नेशनल असेंबली बन रहे थे तो क्या है, फ्रांस में आंदोलन हो रहा था। बहुत अधिक ठंडी के कारण फसल खराब हो चुके थे, ब्रेड के दाम बढ़ गए थे और जो कारखाने के मालिक थे, बेकरी मालिक, वो जमाखोरी में जुट गए थे। बेकरी की दुकानों पे घंटों इंतजार के बाद जो औरतें थी, वो गुस्सैल औरतों ने उस पर हमला कर दिया। और उस समय राजा ने भी ऑर्डर दे दिया था सेनाओं को कि वो पेरिस में प्रवेश कर जाएं। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर भी ढाबा बोल दिया। देहाती इलाकों में, गांव-गांव में ये अफवाह फैल गई थी कि जो जागीरों के मालिक हैं वो किराए पे लुटेरों के गिरोह को बुलाकर पकी फसलों को तबाह करना चाहते हैं। कई जिलों में डर के कारण जो किसान थे वो कुदालों और बेलचों को लेकर ग्रामीण किले पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने जितने अन्न के भंडार थे उन्हें जला दिया और उसके बाद जो लगान संबंधित कागज़ें थी उन्हें भी जलाकर राख कर दिया। मतलब अन्न के भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधित दस्तावेज जो थे उन्हें जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए और बहुत से तो पड़ोसी देशों में जाकर बस गए। अब अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुईस सिक्सटीन ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। अब अपनी जो गुस्साई सभा थी उसकी शक्ति का अनुमान लुईस को हो गया था, तो उन्होंने क्या किया, लुईस 16 ने क्या किया, नेशनल असेंबली को भी मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा, संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 को ही रात को असेंबली ने करों 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने करों और कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। करों, बंधनों और सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। प्रिविलेजेस मीन्स होता है विशेषाधिकार। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई।
धार्मिक कर को समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली जमीन पे को भी जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। देखिए, जब लुईस 16 को ये अनुमान हो गया कि नेशनल असेंबली के हाथ में पावर है और उसकी शक्ति का पता लग गया, तो उन्होंने अब इसे मान्यता दे दी और कि अब संविधान पे भी अंकुश लगेगा। 4 अगस्त 1789 की रात असेंबली ने टैक्स पे, कर्तव्यों पे और बंधनों पे सामंतीन जो व्यवस्था थी उस पर आदेश पारित कर दिए। जो पादरी लोग के पास विशेषाधिकार होते थे उन्हें भी छोड़ देने के लिए विवश कर दिया गया। धर्म के नाम पे जो टैक्स लिए जाते थे उसे भी खत्म कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व के नाम पे जो जमीन थी उसे भी ले ली गई। इस प्रकार क्या था, कम से कम 20 अरब लिब्रे की जो थे वो सरकार की हाथ में संपत्ति के रूप में आ गए। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न हो या इसमें कुछ भी समझ में ना आता हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बोल सकते हो, पूछ सकते हो मुझसे। आज के लिए इतना ही।